नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। शाम के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है नए भारत के 2020 का। दिल्ली में दंगे को लेकर पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अंकित शर्मा पर चाकू से वार किया था। अब उसने पुलिस के सामने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। सलमान नाम के इस शख्स पर अंकित शर्मा की हत्या का सनसनीखेज आरोप है, लेकिन इसका परिचय बेहद साधारण है। सलमान प्याज की रेहड़ी लगाता है। दंगे के दौरान इसे व्हाट्सएप से चांदबाग इलाके में बुलाया गया था और इसी ने अंकित शर्मा को एएपी पार्षद के घर के भीतर खींच लिया था। इसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए खुलासा किया है। अंकित शर्मा को मुंह पर कपड़ा डालकर ताहिर हुसैन के घर के भीतर खींचा गया। अंकित शर्मा के धर्म की पहचान करने के लिए करीब 6 लोगों ने मिलकर उनके कपड़े उतारे। सलमान और उसके साथ मिलकर करीब 6 लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। अंकित शर्मा की हत्या करने के बाद उनके शव को नाले में फेंक दिया गया। सलमान ने बताया कि उसे पता चला था कि पुलिस ने बच्चे को गोली मार दी है। इसी गुस्से में वो दंगाइयों के साथ शामिल हो गया। स्पेशल सेल से पूछताछ में सलमान ने बताया कि वो 23 फरवरी को पुरानी दिल्ली के ईदगाह में जमात में शामिल हुआ। इसके बाद उसे उसी दिन दोपहर में पता चला कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे शुरू हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सलमान को एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 24 फरवरी को कहा गया कि वो बस खजूरी इलाके में पहुंचे। खजूरी में सलमान ताहिर हुसैन के घर गया। दिल्ली पुलिस को अंकित की हत्या के मामले से जुड़े कई वीडियोस भी मिले हैं। पुलिस वीडियो से आरोपियों की पहचान कर रही है। पुलिस की रडार पर कई फोन नंबर्स भी हैं। पुलिस ने कई मोबाइल फोन्स बरामद भी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने हिंसा में शामिल उपद्रवियों नामी क्रिमिनल्स के सैकड़ों मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सभी के मोबाइल को जांच के लिए भेजा जा रहा है। तमाम मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है ताकि ये पता लगाया जाए कैसे हिंसा की प्लानिंग की गई, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप, फोन कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए हिंसा में शामिल होने के लिए बाकी उपद्रवियों को उकसाया गया, उन्हें हिंसा फैलाने वाले इलाकों में बुलाया गया। दिल्ली दंगे के आरोपी आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने पार्षद ताहिर हुसैन के 2 और करीबियों को गिरफ्तार किया है। ताहिर हुसैन के साथ दंगे के वक्त कौन कौन था? ताहिर हुसैन ने इसे लेकर कई खुलासे किए और सबूत के तौर पर पुलिस के पास उस दिन का वीडियो है जिसमें वो लोग दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने गुलफान और तनवीर नाम के 2 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों एक वीडियो में पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम ने बुधवार को ताहिर हुसैन के 3 करीबियों को गिरफ्तार किया था। इरशाद, शादाब और आबिद तीनों आरोपी हिंसा वाले दिन ताहिर हुसैन के घर की छत पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार अभी और गिरफ्तारियां होंगी। अभी तक 200 से ऊपर हम जो अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट कर चुके हैं और इसका नंबर और बढ़ेगा जैसे जैसे प्रोग्रेस आएगी। काफियों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हर एक जो एफआईआर है उसमें अभी आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली दंगों को लेकर पीएफआई और ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और दंगों के लिए कथित तौर पर धन मुहैया करवाने का भी केस दर्ज किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में जंग अब काफी बड़े पैमाने पर लड़ी जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों में आइसोलेटेड वार्ड्स बना दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। देश में अब तक कोरोना से संक्रमित 81 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। आज यूपी से लेकर दिल्ली तक कई बड़े फैसले हुए हैं। दिल्ली में स्कूल बंद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज बंद, दिल्ली में जेएनयू जामिया यूनिवर्सिटी भी बंद, सिनेमा हॉल भी बंद। आज कोरोना का एक और मामला दिल्ली से सटे नोएडा में, जबकि लेह में दूसरा मामला पता चला है। सेना में कोरोना की वजह से अगले 1 महीने तक जवानों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के संक्रमण से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। पीएम मोदी की इस बैठक में अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना को लेकर विदेश, उड्डयन, स्वास्थ्य और वित्तीय मंत्रालय के अधिकारी पल पल की अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। और तो और कोरोना से जुड़ी जानकारियां भी लोगों को लगातार दी जा रही हैं। सिसोदिया ने साफ किया कि दिल्ली में आईपीएल सीजन 13 के मैचों का भी आयोजन नहीं होगा।
दिल्ली में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मेट्रो, ट्रेन और बसों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा सार्वजनिक जगहों पर है। मेट्रो और डीटीसी की बसों की सफाई अब पहले से ज्यादा की जा रही है। अब सिर्फ पानी का नहीं बल्कि फॉगिंग और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऐसी ही कुछ तस्वीरें कुछ दिन पहले से चीन से आ रही थी और अब वैसी ही तैयारी और वैसा ही खतरा हिंदुस्तान में भी है। और कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का फैसला किया है। यूपी में 22 मार्च तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, यानी 9 दिनों तक स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा जाएगा। मेडिकल कॉलेज में MBBS तक के क्लासेस नहीं होंगे। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ बड़ी तैयारियों के बीच आज योगी सरकार ने भी कोरोना के खिलाफ जंग को प्रभावी बना दिया है। 22 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन जहां परीक्षाएं हैं वो चलती रहेंगी। जिन संस्थाओं में परीक्षाएं चल रही हैं वे सभी परीक्षाएं यथावत रूप से आगे उनका कार्यक्रम चलेगा। लेकिन जिन संस्थाओं में परीक्षाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं इनको हम लोगों ने 22 मार्च तक के लिए बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। यूपी के 75 जिलों में आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। लखनऊ में 2, अलीगढ़ में 1, गोरखपुर के BRD कॉलेज में कोरोना की जांच के लिए सेंटर तैयार होगा। हालांकि यूपी में कोरोना वायरस को महामारी घोषित नहीं किया गया है। यूपी में अब तक कोरोना वायरस के 11 केस मिले हैं। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ ने आज राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल को पत्र सौंपा जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार फ्लो टेस्ट के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर संकट के बीच राज्यपाल से मुलाकात की और मीडिया के सामने आकर फ्लो टेस्ट में जीत हासिल करने का दावा किया। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु में उनके विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है। उनका ध्यान आकर्षित किया, पत्र भी दिया कि किस प्रकार विधायकों को कैद करके रखा है, किस प्रकार से दिल्ली से बेंगलुरु भारतीय जनता पार्टी ने हवाई जहाज चार्टर करे, उसका पैसा दिया और किस प्रकार से कर्नाटक में रखा है। मध्य प्रदेश में सियासी संकट के बीच जयपुर में ठहरे MP के विधायकों ने खाटू श्याम मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। सिंधिया अब मध्य प्रदेश से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें हैं। इनमें से अभी तक 2 सीट पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस काबिज थी। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह राज्यसभा सदस्य हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बदले समीकरण में ये उम्मीद थी कि अब कांग्रेस के पास 2 सीट आ जाएंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में अब चल रही उठापटक के बाद फिर से बीजेपी को अपनी दोनों सीटें बरकरार रखने की उम्मीद है। और उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई अतुल सिंह सेंगर समेत 7 दोषियों को 10 साल की जेल की सजा के साथ 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत 11 आरोपी थे। इनमें से 4 को बरी कर दिया गया था। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। इस मामले में CBI कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के आरोपों की जांच कर रही थी। और फारूक अब्दुल्ला से पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटा लिया गया है, जिसके बाद उनकी नजरबंदी खत्म हो गई है। सोमवार से संसद की कार्यवाही में फारूक अब्दुल्ला हिस्सा ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद रखा गया था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं राज्य के लोगों और बाकी नेताओं और देश के बाकी हिस्सों के लोगों का आभारी हूं जिन्होंने हमारी रिहाई के लिए बात की। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही सभी को रिहा किया जाएगा। और रेलवे में कालाबाजारी रोकने के लिए रेलवे अब देश भर में टिकट बुक करने वाले बुकिंग एजेंट्स और वेंडर्स को खत्म करने का निर्णय ले चुकी है। लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेल टिकट की कालाबाजारी को सरकार पूरी तरह से रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। अब ना तो रेल टिकट के बुकिंग एजेंट रहेंगे और न ही टिकटों के लिए वेंडर्स के पास जाने की जरूरत रहेगी। रेल टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार अब देश भर में टिकट बुक करने वाले बुकिंग एजेंट और वेंडर्स को खत्म करेगी। ट्रेन के स्टॉपेज की भी समीक्षा होगी और गैर जरूरी स्टॉपेज खत्म कर दिए जाएंगे। रेलवे के इस फैसले को सांसदों की कंसल्टेटिव कमेटी ने भी अपनी मंजूरी दी है। रेल मंत्री ने कहा कि अब सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है। लोगों के पास अब ये विकल्प भी होगा कि वो कॉमन सर्विस सेंटर से टिकट बुक कर सकें।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ता को बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने डीए 4% बढ़ाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन पाने वालों को 4% महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस फैसले से 1 करोड़ 13 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। और लखनऊ में गुरुवार को एक ऐसी शादी देखने को मिली जिसमें दूल्हे के साथ साथ दुल्हन भी अपने परिवार के साथ बारात लेकर विवाह स्थल पहुंची। विवाह स्थल पहुंचने पर जयमाल की रस्म अदा की गई। 7 फेरों से पहले लड़की अपने घर से गाजे बाजे के साथ सैकड़ों महिलाओं के साथ बारात लेकर विवाह स्थल पहुंची थी। दूसरी तरफ से आईटी चौराहे से बैंड बाजे के साथ बारात निकली। लड़का लड़की दोनों एक साथ शादी समारोह वाली जगह पर पहुंचे। उत्तरकाशी के धरासू पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड से रास्ता कई घंटे तक के लिए बंद हो गया। वहीं कश्मीर में फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड हुआ जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा कई घंटों तक। वहीं जम्मू कश्मीर में फिर ठंड बढ़ी, बर्फबारी हुई जिसके बाद फिर से एक बार पारा गिर गया है। बहराइच की अब बात करते हैं। बहराइच में घाघरा नदी के पास एक संदिग्ध सुरंग मिलने से सनसनी फैल गई। तटबंध के अंदर कई फीट लंबी सुरंग मिलने से ग्रामीण हैरान है। घाघरा नदी से आने वाली बाढ़ के पानी को रोकने के लिए तट पर यह तटबंध बनाया गया था। बहराइच के बॉर्डर से लगा जिला होने की वजह से बांध में सुरंग मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुटी है कि ये कहां से सुरंग आई। छोटा सा ब्रेक यहां ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नए भारत का 2020। पटना में एक लुटेरे को केक और पेस्ट्री के खाने के लालच ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। चेहरे पर नकाब, सिर पर टोपी और हाथ में देसी पिस्तौल लेकर ये लुटेरा पूरी प्लानिंग के साथ इस दुकान में दाखिल हुआ। पिस्तौल से दुकान के मालिक और स्टाफ को डराकर इसने कैश लूट लिया। इसके पीछे दुकान का मालिक भी बाहर निकला, लेकिन भागने की बजाय ये तुरंत वापस लौटा और खाने के लिए केक पेस्ट्री उठाने लगा। इसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि दुकान से दुकान का मालिक गायब है। और इसी बीच दुकान का मालिक कई पुलिस वालों के साथ वापस लौटा और लुटेरे को पकड़ लिया गया। अहमदाबाद में एक बाइक सवार ने एक महिला को टक्कर मार दी और फिर उसे कुचलकर फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि बाइक सवार ने न तो महिला को बचाने की कोशिश की और न ही ब्रेक लगाकर बाइक की रफ्तार कम करने की कोशिश की। अहमदाबाद से हादसे का एक वीडियो सामने आया है। एसजी हाईवे पर हुए सड़क हादसे में एक युवती बुरी तरह जख्मी हो गई। हादसे के वक्त 2 महिलाएं सड़क पार कर रही थी। बाइक निकलने के लिए सड़क पर काफी जगह भी थी, लेकिन बेकाबू रफ्तार से गुजर रहे बाइक सवार ने महिला को टक्कर मारी और फिर महिला बाइक के नीचे आ गई। जरा फिर से देखिए कैसे हुआ यह हादसा। कुछ लोगों ने बाइक सवार का पीछा भी किया, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा सका। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छेड़खानी करने वाले एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला बाइक सवार मनचले की चप्पल से खूब धुनाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक घटना 3 दिन पहले जानसाठ इलाके की है। वीडियो में बाइक सवार को पीटने वाली महिला ये बता रही है कि वो मीरापुर की रहने वाली है और यहाँ दवा लेने आई थी और इस शख्स ने उसके साथ छेड़खानी की, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाते हुए इसकी पिटाई कर दी। नए भारत के 2020 में आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, बने रहिए हमारे साथ।